नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेज 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होने वाली है। 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है। उसके लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है, मैं उनको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रीवियस पेपर करवाए रीट भर्ती परीक्षा के, उन सभी पेपरों का हम साथियों प्रीवियस पेपरों का व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। और ये हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, तो साथियों 7वां पार्ट है। ठीक है, 7वां पेपर है। इससे पहले हमने 6 पेपर अपलोड कर दिए हैं, आपको वहाँ प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस पेपर में जो पहला प्रश्न पूछा गया वो है, रिक्त स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है तनाव, दूसरा ऑप्शन है पिछलापन, तीसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है डिसलेक्सिया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों, डिसलेक्सिया जो होता है ये एक अधिगम्य क्षमता होती है और इसमें साथियों पठन में समस्या आती है। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। और साथियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दूसरा हमारा प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान है साधारणतः उनमें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो किस श्रेणी में रखते हैं ये आपको बताना है। 70 से कम, 70 से ऊपर, 100 से 180 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। दूसरा जो प्रश्न है साथियों, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 70 से कम। जो मानसिक न्यूनतम ग्रसित जो बच्चे हैं, जिनकी जो आईक्यू होती है वो 70 से कम होती है। ठीक है, ए ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, हम जो आपको ये आंसर बता रहे हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की थी उसके तहत बता रहे हैं, तो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, रिक्त स्थान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए में, प्रतिभाशाली में, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही जो अमूर्त प्रत्यय जो बच्चे ग्रहण करते हैं वो होते हैं प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनमें अमूर्त मान की क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर जो दोस्तों चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है वो है, तनाव को कम करने तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग को कहलाते हैं। जो अप्रत्यक्ष ढंग है वो क्या कहलाता है? समस्या समाधान, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है रक्षात्मक यांत्रिकता। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और साथियों ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कम से कम 2 या 3 बार अब तक जो प्रीवियस पेपर हमने करवाए हैं उनमें आ चुका है। और जो रक्षात्मक युक्ति है साथियों वो सिगमंड फ्रायड ने दी है। ठीक है, किसने दी है? सिगमंड फ्रायड। ये आपको याद रखना है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो ये टेस्ट सीरीज की है इसमें लगभग आपको 8 से 10 जो पेपर हैं वो हिंदी के अपलोड कर दिए हैं अब तक। इसके अलावा साइको के कर दिए हैं, ईवीएस के, मैथमेटिक्स के L1 और L2। साथियों इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है, तो साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी है, हमारी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो साथी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना साथियों, क्योंकि आप ज्वाइन करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और सारी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हैं ये सभी प्रीवियस पेपर। इन आधार पर हम आपका पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। आप पेपर में कितने प्रश्न अटैम्प्ट कर सकते हैं इसकी यहाँ पर जांच कर सकते हैं। तो सारे प्रश्न पत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। और साथियों यहाँ से प्रश्न हूबहू भी देखने को मिलते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो पुराने पेपरों में से ही प्रश्नों को उठाती है। तो किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों वो है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो दोस्तों नहीं है वो पूछा है। इसमें पहला ऑप्शन है, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षतापूर्ण व्यवहार का सामना करना। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। जो वंचित नहीं है, जो समस्या वंचित की नहीं है वो है साथियों स्वस्थ रहना। जो स्वस्थ परिवेश है रहने के लिए, ये इसका कोई समस्यात्मक रूप नहीं है। ठीक है, सामाजिक परिवेश का कोई समस्यात्मक रूप नहीं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलने से पहले
ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको सभी को 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस भर्ती परीक्षा जो 25 में होने वाली है वहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। और इसमें एक शर्त ये भी रखी गई है, अगर आपने 10 प्रश्न छोड़ दिए, उनको अटैम्प्ट नहीं किया, तो आपकी कॉफ़ी जाँच नहीं होगी। तो 150 प्रश्न है साथियों, आपको सारे के सारे प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वरना अगर 10 प्रश्न छोड़ दिए तो आपकी कॉफ़ी जाँच नहीं होगी। ठीक है, तो ये छोटी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, शिक्षण प्रक्रिया में अगर विद्यार्थी की बात करें तो वो है साथियों आश्रित चर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र चर होता है साथियों शिक्षक। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है कि जो स्वतंत्र चर है वो कौन होता है, तो शिक्षक। और मध्यस्थ जो चर होता है वो साथियों पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम, कभी पाठ्यक्रम आ जाता है, कभी पाठ्य पुस्तक आता है, ये सभी ठीक है। तो विद्यार्थी की अगर बात करें तो आश्रित चर हो गया, स्वतंत्र चर की अगर बात करें तो शिक्षक हो गया, और मध्यस्थ चर क्या हो गया साथियों पाठ्यक्रम। ये सभी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो मूल्यांकन से संबंधित है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है मानक। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है, सतत व्यापक मूल्यांकन होता है। CCE का पूरा नाम होता है सतत व्यापक मूल्यांकन। तो ये सभी मूल्यांकन के पार्ट है, लेकिन मानक कोई मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है NCF। ये प्रश्न भी साथियों अब तक कई बार रिपीट होता है, हो गया है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर सकते हैं आप इसको। NCF बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो है जो NCF 2005 जो बल देता है वो देता है साथियों करके सीखने पर। किस पर देता है? करके सीखने पर। ए उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो इनमें जो सही उत्तर है साथियों वो कौन सा है? त्रिकोण का भाग नहीं है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों शिक्षण अनुभव। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव, ये 3 पार्ट हैं साथियों किसके? मूल्यांकन के त्रिकोण में। और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो अच्छा प्रश्न है साथियों, फिर से रिपीट हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो है या नहीं है, इन बातों को थोड़ा हमको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, या फिर समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो प्रश्न है साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। तो इसका जो नहीं है अगर उसकी बात करें तो इसमें ये उत्तर होगा साथियों, समस्याओं का हल अभ्यास में ले लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो पूछा गया साथियों RT से संबंधित है, और RT से संबंधित भी अक्सर 1-2 प्रश्न हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो साथियों इससे संबंधित हमने एक क्लास डाल रखी है, उसमें 20 प्रश्न बनाए गए हैं। 20 प्रश्न आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी साथी ने RT से संबंधित हमारी क्लास नहीं देखी है तो साथियों वहाँ हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है, वहाँ आपको मिल जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है साथियों, वहाँ से 1-2 प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो सारे प्रश्न वही हैं जो साथियों एग्जाम में आए हुए हैं। ये प्रश्न पूछा है, RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह घंटे हैं 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है 45 घंटे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और जो साथी पहली बार आया तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है साथी वो है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है रेगिस्तान की आयु पर। जो आयु वर्ष है हमको बतानी है, 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। तो साथियों किस वर्ष में इनका विकास हो जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 11 वर्ष। ठीक है, बी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है साथियों वो हमको बताना है, और इसमें ऑप्शन है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपयुक्त सभी। तो साथियों शारीरिक विकास की अगर बात करें तो ये जितने भी क्षेत्र हैं सारे क्या हैं, शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों ये जो हम आंसर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो हम आपको उत्तर बता रहे हैं, सारे ऑफिशियल आंसर की के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी की थी उसके तहत बता रहे हैं। तो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश कतई भी नहीं है। तो साथियों हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा साथियों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टिस ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये एक परिभाषा ऐसी है जो कम से कम 4 या 5 बार एग्जाम में अब तक आ चुकी है रीट भर्ती परीक्षा में। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है साथियों। ठीक है, तो इसको नोट जरूर कर लेना। और इसकी जो परिभाषा दी है साथियों, जो ये परिभाषा वातावरण की परिभाषा है जो दी है साथियों रॉस ने, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है साथियों, कई बार रिपीट हो चुकी है, तो अगले पेपर में भी आपको देखने को मिल सकती है, तो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों उस पर चलते हैं। अगला हमारा 15 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछा गया है, अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का जो थार्नडाइक का सिद्धांत है वो कहा जाता है समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो होगा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, अनुरूप तत्वों का जो सिद्धांत है वो अधिगम अंतरण का थार्नडाइक का एक सिद्धांत है साथियों, ये कहलाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान वाला पार्ट है, ये हमारी 7वीं क्लास है शिक्षा मनोविज्ञान की। इसके अलावा साथियों हमने जो हिंदी के जितने पेपर हैं लगभग उसमें हमने 10 पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो वो प्रीवियस पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको जाकर देख लीजिए। इसके अलावा हमने ईवीएस के, मैथमेटिक्स के, इसके अलावा साथियों जो सामाजिक अध्ययन होता है L2 का, उसका पेपर भी वहाँ पर डाल दिया है। तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ आपको ये सारी क्लासें उपलब्ध हो जाएंगी। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए उस पर चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? साथियों नहीं है से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर हमको थोड़ा ध्यान रखना है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अभिप्रेरणा। क्या है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन ये तो सारे जो वंशानुक्रम है उसके नियम है, लेकिन अभिप्रेरण इसका नियम नहीं है। तो डी उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा है साथियों वो भी काफ़ी अच्छा है, और हमारा जो विकास है उससे संबंधित प्रश्न है। रिक्त स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। तो ये जो देखने की और सुनने की जो इंद्रियां हैं ये पूर्ण विकसित किस अवस्था में हो जाती है, किस आयु वर्ग में हो जाती है, ये हमसे पूछा गया है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8 अथवा 9 वर्ष। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 8-9 वर्ष का जो बच्चा है वो देखने की और सुनने की जो क्षमता है, जो इंद्रियां हैं साथियों, वो पूर्णतः क्या हो जाती हैं, विकसित हो जाती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्त चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हमारा है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो अवस्था हमको बतानी है, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो है बी ऑप्शन, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या करता है, खोज करने की कोशिश करता है और घूमने की प्रवृत्ति उसकी अधिक बढ़ जाती है। तो इसका बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है? तो साथियों अर्जित प्रेरक से संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट कर लेना। तो भूख है, पुरस्कार है, रुचि है या विश्राम है? जो अर्जित है साथियों, जो अर्जित करनी पड़ती है वो हमको बताना है। तो इस प्रश्न का साथियों जो करेक्ट आंसर है वो है पुरस्कार और साथियों रुचि। ये दो ऐसी हैं जो अर्जित करनी पड़ती है। बाकी भूख और विश्राम ये साथियों जन्मजात प्रक्रिया हैं, जन्मजात। ठीक है, इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो उत्तर माना है साथियों
बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों को ही करेक्ट माना है। ठीक है, ऑफिशियल जो आंसर की जारी हुई थी उसमें दोनों को ही सही माना है। दोनों साथियों वास्तव में भी अर्जित प्रेरक ही हैं। जन्मजात तो भूख और विश्राम हो गए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है अभिप्रेरणा वर्णित होती है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो है भावनात्मक जागृति द्वारा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है चिंतन मानसिक क्रिया का रिक्त स्थान पहलू है। तो चिंतन जो है ज्ञानात्मक है, भावात्मक है या क्रियात्मक है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न ऐसा है जो लगभग एक बार एक पेपर में तो आपको देखने को मिल जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। साथियों चिंतन की अगर बात करें तो चिंतन जो है साथियों वो ज्ञानात्मक पहलू है। क्या है? ज्ञानात्मक है। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है चिंतन। ये परिभाषा रॉस ने दी थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। साथियों अगला जो प्रश्न है 22वां हमारा प्रश्न पूछा गया है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों हमको बताना है। तो संकेत अधिगम की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत सीखा जाता हुआ है साथियों मनोविज्ञान। क्या है? मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या है? पारंपरिक अनुकूलन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं उससे संबंधित है। और इसमें पूछा है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर पर, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमको उत्तर देना है। तो साथियों व्यक्तिगत की बात करें तो वो भेद पाए जाते हैं उपयुक्त सभी में। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। तो साथियों जो चिंतन है उसको प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्व अनुभव, भाषा, तर्क या समस्या। तो साथियों चिंतन चिंतन जो प्रारंभ होता है तो उनमें से महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होता है ये हमको बताना है। तो साथियों 24वां जो हमारा प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समस्या। अगर हमारे सामने कोई समस्या आ जाएगी तो सबसे पहले जो प्रारंभ होगा साथियों वो क्या होगा? चिंतन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है बुद्धि लब्धि संप्रदाय विकसित किया। बुद्धि लब्धि जो संप्रदाय है वो किसने दिया? बीने ने, रीड ने, टर्मन ने या कैटल ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो है टर्मन महोदय ने इस बुद्धि लब्धि जो संप्रदाय है वो दिया था। साथियों कई बार बुद्धि लब्धि का सूत्र भी पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों, तो ये हमको नोट कर लेना है। ठीक है, और इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स रूप में, तो वो भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया साथियों 26वां हमारा प्रश्न है ये है ब्रहा अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सतही दृष्टिकोण। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो है इनमें से कौन सा पिछड़ने का सही कारण नहीं है। तो जो नहीं है साथियों वो हमको बताना है। ठीक है, तो है या नहीं है इन पर थोड़ा ध्यान रखना, कई बार यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश होती है। तो इन पेपरों के माध्यम से हम इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों इनका जो ऑप्शन है वो है सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। तो पिछड़ने का जो कारण है साथियों स्वस्थ वातावरण नहीं होता है, ये क्या होता है? ये तो आगे बढ़ने का कारण होता है। ठीक है, स्वस्थ वातावरण। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे के सारे क्या हैं साथियों? पिछड़ने के क्या हैं? कारण हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है साथियों व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो प्रकारात्मक साथियों प्रकारात्मक वर्गीकरण की पूछी जा रही है व्यक्तित्व के पाठ की। तो मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने या कैटल ने, किसने बताया ये हमको बताना है साथियों सबसे पहले। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है शेल्डन।
ठीक है। व्यक्तित्व का पहला जो प्रकारात्मक वर्गीकरण किया था वो किया था शेल्डन महोदय ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो हमारा प्रश्न है, और साथियों शेल्डन, इसमें जो हमने आंसर बताया है ये गलती से मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो शेल्डन नहीं होगा साथियों। क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्यक्तित्व का पहला जो प्रकारात्मक जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो हिप्पोक्रेटस ने किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने। तो साथियों जो सामान्य तथा विशिष्ट जो सिद्धांत है, ये कारक सिद्धांत है, ये किसने दिया था ये हमको बताना है। तो ये दिया था साथियों स्पीयरमैन ने। ठीक है, सामान्य तथा विशिष्ट जो कारक सिद्धांत है इसको क्या बोलते हैं? ऐसे जी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो हमारा 30वां प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको हम बता रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को ज्वाइन करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों। इसके बाद में हम हिंदी का जो प्रीवियस पेपर है वो आपके लिए लेकर आएंगे, पार्ट 11। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में ज़रूर मिलेंगे। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो है उपलब्धि। ठीक है, जो प्रगतिशील परिवार है वहाँ पर जो बच्चे अपेक्षाकृत जिस प्रेरक पर बल देते हैं वो है उपलब्धि। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।